structure. As you know, we have discussed the structure of pollen grain, or we can say microsporangium. एंथर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कल, और उस एंथर के स्ट्रक्चर में किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो भी हमने देखा। मियोसिस होती है पॉलन मदर सेल्स में और फिर उसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, so we know the different parts of flowers के सबसे बाहर थैलेमस पे सेपल्स होते हैं, कल हमने देखा था। ग्रीन लीफ जो कि किसी भी फ्लावर में सबसे बाहर होते हैं, जब कली होता है फ्लावर, जब पूरा फ्लावर बड़ा नहीं होता उस टाइम पे वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, पूरे हरे पत्ते उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो दैट इज योर वी कैन से योर सेपल्स, केलिक्स। देन उसके अंदर हम आते हैं तो पेटल्स होते हैं, देयर आर पेटल्स। ओके, देन आफ्टर पेटल्स देयर आर द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मींस उसमें स्टेमन का ग्रुप होता है पूरा, और स्टेमन के अंदर ही एंथर जो है वो पोलन ग्रेन बनाता है। एंड देन देयर विल बी योर कार्पल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, so this is the previous knowledge of flower. Now you will see that what is microsporangium, megasporangium. Microsporangium किसका नाम है? Microsporangium is the name of your anther. Anther का नाम दे रखा है microsporangium, और उसमें pollen grains बनते हैं। And what is your megasporangium? Ovule. Megasporangium को क्या बोलते हैं? Ovule बोलते हैं, जो आपकी ओवरी के अंदर होता है। तो यहाँ तक आपको प्रीवियस नॉलेज आपको सबको पता है, ठीक है, क्योंकि 10th में इंट्रोड्यूस हो जाता है। पिस्टल, कार्पल इज द फीमेल पार्ट एंड द एंथर इज द, स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर? Is this thing is clear to you? What are the parts of the flower? Clear to you? Yes, ma'am. Everyone, that calyx is the green sepals, group of green sepals. Corolla is your petals. ठीक है? Clear? Then what is there? Stamen group is there, and then your pistil or carpel group is there. Then what is the next topics? The next topics are ovule structure, because anther के structure के बाद हमें ovule का structure पता होना चाहिए, किस तरह के ovules होते हैं, on the basis of उनका orientation, किस तरीके से वो oriented है on the placenta, placenta या funicle से किस तरह से उनका एंगल मुड़ा हुआ है, वो उसके ovule का टाइप है। Then megasporogenesis, जैसे आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप होता है, मेगास्पोरोफाइट कैसे डेवलप होता है यानी आपका एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, मैच्योर कैसे होता है एम्ब्रियो सैक, और पॉलिनेशन के टाइप्स, पॉलिनेशन क्या किस तरीके से होती है, वो आपका टॉपिक है। ठीक है, कि और डिफरेंट तरह की पॉलिनेशन जिन भी फ्लावर में होती है, किसी में हवा से होती है, किसी में पानी से होती है पॉलिनेशन, तो उनके क्या है डिफरेंट टाइप के उनकी अडेप्टेशन, कि कौन से फ्लावर किस तरीके से अडेप्टेड है उसी टाइप से पॉलिनेट होने के लिए। So am I audible to you? Yes, everyone? मैं सुनाई दे रही हूँ आपको? हम क्या पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको? Tell me. Now next will be the structure of ovule. ठीक है, दिस इज मेगास्पोरेंजियम, ये प्लासेंटा पे आता है, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ये भी स्टार्टिंग में एक मास ऑफ सेल्स ही होते हैं, बट धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होती है। फ्यूनिकल से ये छोटा सा एक बड जैसा निकला हुआ होता है, ओवरी में फ्यूनिकल इसका स्टॉक है, उससे एक छोटा सा बड जैसा निकला होता है। देन हिलम वो रीजन है जहां से यहाँ इसकी अटैचमेंट शुरू होती है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल विद द फ्यूनिकल इज हिलम। देन न्यूसेलस क्या है? होमोजेनस मास, ओव्यूल के अंदर का मास इज न्यूसेलस, जो रिजर्व फूड की तरह रहता है। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? इंटेग्यूमेंट्स इज योर कवरिंग्स, जो बाद में सीड कोट्स बनेंगी,
तो आउटर इंटेगुमेंट होता है जो टेस्टा बनता है, और इनर इंटेगुमेंट है जो कि टेगमेन बनता है। क्या बनता है? टेगमेन। देन कहीं पर वो सीड कोट ओपनिंग छोड़ देता है, वो माइक्रोपाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? माइक्रोपाइल। मोनिशा, am I audible to you? Yes, ma'am. तुम मुझे सुन पा रही हो? Yes, ma'am. अनम्यूट करो अपने आप को, मुझे बताओ कि तुम मुझे सुन पा रही हो कि नहीं। Yes, ma'am. यस? Yes, ma'am. मैं तो अनम्यूट हूँ, मैम को आवाज नहीं। तो यहाँ पर चैलेजल एंड दिखा रखा है। तो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये माइक्रोपाइल ओपनिंग है, इसके जस्ट अपोजिट चैलेजल एंड दिख रहा है। तो चैलेजल एंड क्या? बेस पार्ट है, ओव्यूल का बेस है। बेस हमेशा क्योंकि सबसे नीचे होता है, तो ओव्यूल का माउथ अगर माइक्रोपाइल हुआ तो चैलाजा उसका क्या हुआ? बेस हुआ। ठीक है। न्यूसेलस रिजर्व फूड में रिच होता है, और इसके ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है, जो आपको सबसे सेंटर में दिख रहा है वो एम्ब्रियो सैक है। उसमें 3 सेल्स एक तरफ एंटीपोडल्स दिख रहे हैं, और 2 सेल्स आपके सिनर्जिड्स हैं, बीच में एग सेल है, और सेंटर में आपकी पोलर न्यूक्लियाई है। क्लियर? Yes, ma'am. टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ प्लासेंटा के टाइप्स पे, अगर बिल्कुल स्ट्रेट होगा, इरेक्ट होगा, मतलब प्लासेंटा से जस्ट स्ट्रेट वो आ रहा है, तो ऑर्थोट्रोपस बोलेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्थोट्रोपस। और अगर वो इन्वर्टेड हो गया, कर्व्ड हो गया, और फिर उसके अंदर अगर आपका ओव्यूल आया, तो वो क्या हो गया? एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया। इट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर? इन्वर्टेड इज एनाट्रोपस। में Yes, डायग्राम ma'am. में दिखा भी रखा है ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस। Yes, हेमीट्रोपस ma'am. हाफ वे, मिडल में आया अगर ट्विस्टेड हाफ वे, देन वो अभी भी है तो उसकी शेप वैसी की वैसी बराबर, बट वो कह सकते हैं 90 डिग्री पे आ गया, ट्विस्टेड हाफ वे आ गया, तो हेमीट्रोपस। क्या बोलेंगे? हेमीट्रोपस। और अगर उसका कर्व और ज्यादा झुक गया कि एक तरफ तो उसका माइक्रोपाइल हो गया, दूसरी तरफ उसका क्या हो गया? चैलेजा हो गया, दोनों में बट गया, तो इस तरह के को बोलेंगे कैम्फाइलोट्रोपस। क्या बोलेंगे? कैम्फाइलोट्रोपस। ठीक है। इसके बाद एम्फीट्रोपस क्या है? हॉर्स शू जैसा, जैसे खुर, घोड़े के खुर में लगाते हैं आगे से, उसकी टाप में लगाते हैं, तो हॉर्स शू पहनाते हैं उसको, तो दैट इज उसी शेप का अगर बन गया तो व्हाट इज? इट इज एम्फीट्रोपस। एंड अगर पूरा ही कवर हो रहा है, मतलब फ्यूनिकल उसे फुल कवर कर रहा है और 180 डिग्री मूव हो गया है, तो क्या हो गया? सर्सिनोट्रोपस। लास्ट में जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ देखो, पूरा का पूरा फ्यूनिकल उसे कवर कर रहा है, और ऐसे जैसे पूरा राउंड होके कवर हो गया है, तो दैट इज योर सर्सिनोट्रोपस। ठीक है। Yes, ma'am. देन नेक्स्ट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मींस कैसी प्रोसेस है, मेगास्पोर बनने की प्रोसेस क्या है। जैसे एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, उसमें मियोसिस हुई थी, वैसे ही आपके ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होगी। ठीक है। तो ओव्यूल में जो न्यूसेलस रीजन है वहां पे मेगास्पोरोजेनेसिस होगी। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल विल बी नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर? तो एमएमसी से, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनना। ठीक है। तो मियोसिस 1 से 2 मेगास्पोर बनेंगे, फिर मियोसिस 2 से वो 4 हो जाएंगे, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स, इनकी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगी? हाफ। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स लीनियर टेट्राड बनाएंगे, और अपर 3 मेगास्पोर उसमें से डीजेनरेट हो जाएंगे, और वो एक ही को न्यूट्रिशन दे देंगे, अपना डीजेनरेट होके वो सारा न्यूट्रिशन एक फंक्शनल मेगास्पोर को दे देंगे। लोअर मोस्ट जो होगा वो 1 फंक्शनल मेगास्पोर बन जाएगा। क्लियर? आई होप इट इज Yes, क्लियर। ma'am. यहाँ पर फिर हम आगे देखेंगे, डायग्राम देखेंगे इसका। ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है,
जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता रखा है कि किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस होती है। You can see the diagram, you can draw the flow chart of megasporogenesis from NCERT. Okay? Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? और ये फिर जो भी सेल्स हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर फिर अपने आप को 3 टाइम्स माइटोसिस करता है। उसमें आप ये भी देखोगे कि फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो अपने आप को 3 टाइम माइटोसिस करके, उसमें से लास्ट पॉइंट जो आपको देख रहे हो स्लाइड पे, लास्ट पॉइंट में आप देख रहे हो 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट एंड 1 बिकम फंक्शनल, और वो 3 बार अपने आप को डिवाइड करता है, जिससे 8 न्यूक्लियस बनते हैं। कितने न्यूक्लियस बनते हैं? 8 न्यूक्लियस। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो उसमें 8 न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है? Yes, 8 ma'am. न्यूक्लियस अपने आप को किस तरीके से अरेंज करते हैं? दे विल अरेंज देमसेल्फ इनटू द एम्ब्रियो सैक। वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? एम्ब्रियो सैक के फॉर्म में अरेंज करेंगे। क्लियर? तो अब हम यहाँ देखते हैं बोर्ड पे कि किस तरीके से वो अपने आप को एम्ब्रियो सैक में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक एम्ब्रियो सैक अगर हम बनाते हैं तो इसमें 2 सेल्स माइक्रोपाइल एंड के पास रहेंगे। So two cells will be near the micropyle. This is micropyle. जैसे हमने बताया it is an opening. माइक्रोपाइल के पास 2 सेल्स रहेंगे जिनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहेंगी। जिनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री। गाइड पॉलन ट्यूब एंट्री। जब पॉलन ट्यूब आती है, पूरा स्टाइल में से होके पॉलन ट्यूब आती है, तो माइक्रोपाइल के थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू अंदर आती है। यहाँ से अगर पॉलन ट्यूब आ रही है तो पॉलन ट्यूब इतनी आकर और फिर वो फिलीफॉर्म एपरेटस के अंदर आती है। इसमें मेल गैमेट्स आते हैं। पॉलन ट्यूब को गाइड करना, पॉलन ट्यूब को गाइड करना किसका काम है? फिलीफॉर्म एपरेटस का काम है। जो फिलीफॉर्म एपरेटस किसमें है? सिनर्जिड्स में। ये दोनों सेल्स का नाम क्या है? सिनर्जिड्स। Synergid. So they are synergids. तो synergid cells में फिलीफॉर्म एपरेटस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। देन इसमें सेंटर में एक सेल होता है, एग सेल, बड़ा सा होता है। सिनर्जिड्स के पास जो सेल है वो क्या है? एग सेल। Egg cell. सिनर्जिड्स का फंक्शन यही है टू गाइड द एंट्री बाय द फिलीफॉर्म एपरेटस, एंड देन जब यहाँ जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा, तो ये सारे सेल्स अपना न्यूट्रिशन इसी को दे देंगे, जाइगोट को ही अपना न्यूट्रिशन दे देंगे। तो सिनर्जिड्स विल बी आल्सो आफ्टर द गाइडिंग, द वर्क हैज डन, पॉलन ट्यूब की गाइडिंग कर दी, अंदर आ गया, फ्यूजन हो गया, देन उसके बाद दे विल बी गेटिंग कंज्यूम। जैसे वहां पर टेपिटम कंज्यूम होती थी, पॉलन ग्रेन्स बनते थे, वैसे यहाँ पर एम्ब्रियो बनता है। सीड से यहाँ सीड बनने की प्रोसेस। एग सेल बना, सेंटर में 2 न्यूक्लियस रहते हैं जिनको क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियस जो सेंटर में एग के ऊपर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। Polar और सबसे nuclei. टॉप में चैलिसल एंड पे 3 सेल्स रहते हैं। इन 3 सेल्स को क्या कहते हैं? इन 3 सेल्स को क्या कहते हैं? एंटीकोडन्स। ये आपका एम्ब्रियो सैक होता है। तो इसमें कुल मिला के 7 सेल्स होते हैं, बट न्यूक्लियस कितने होते हैं? 8 न्यूक्लियस। ठीक है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक विद 7 cells and
it is clear to you? Okay. So this is your मैम 8th सेल कौन सा होता है? embryo sac. This is central embryo sac present in a ovule. This is what is this? Chaliceal end, micropylar end. These are इंटेग्यूमेंट्स. बताया था मैंने कवरिंग्स. तो कवरिंग क्या है? इंटेग्यूमेंट्स. तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? फुल स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज फ्यूनिकल. जिसमें एम्ब्रियो सैक बनता है. दिस इज हिलम. जहां से अटैचमेंट हो रही है. जहां से अटैचमेंट हो रही है ओव्यूल डायरेक्टली टच हो रहा है वो हिलम. जो स्टॉक है वो फ्यूनिकल. इस फुल को क्या बोलते हैं? जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक बना है उसको ओव्यूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओव्यूल. और ये ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम भी कहलाता है. क्या कहलाता है? मेगास्पोरेंजियम. क्यों? क्योंकि इसमें मेगास्पोर बने. फीमेल गैमेटोफाइट बनी, मेगास्पोर बना और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बना. तो ये पूरा मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर होता है. आपको क्लियर हुआ ये? इज इट क्लियर? मोनिशा, यस मैम. नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हो. इफ यू डोंट वांट टू से अनम्यूट नहीं कर सकते तो चैट में लिख लो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो. टेल मी. राइट इन द चैट वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट. आपको समझ में आया है कि नहीं आया? यस, नो. कुछ चीज अगर रिपीट करनी है तो वो बताओ. ये डायग्राम आपको बनाना है. आज के टॉपिक का मतलब यही है कि आज के टॉपिक में आपको यही समझना था कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, मेगास्पोर क्या होता है, हाउ इट इज फॉर्मिंग द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है. तो फ्लावर में जो एग बनाता है, एग बनाने वाला स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक. ओके. तो फ्लावर के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है. द फ्लावर इनसाइड द एम्ब्रियो सैक इट इज हैविंग द एग. देन और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं. पॉलन ग्रेन्स एंथर में शेड होंगे और फ्लावर के यहाँ पर एग होगा. तो पिस्टल इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो पॉलिनेशन करना जरूरी है. दिस इज पिस्टल, दिस इज कार्पल और साइड में उसके फ्लावर में वाइड लूप्ड एंथर भी है. तो एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स बने हैं वो जब स्प्रेड होंगे, जब वो एयर में चलेंगे तो इन पॉलन ग्रेन्स को कहाँ लैंड करना पड़ेगा? एक दो पॉलन ग्रेन्स इसमें भी आगे. सिग्मा. ठीक है. तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फॉलिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, रीचिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड pollination. So this is pollination. Clear? Everyone? Yes ma'am. Now मैम एक pollination कैसे होती है? What are its types? वो सब हमें पता होना चाहिए. ठीक है. पॉलन ग्रेन कौन से कंडीशन में, कौन से सेल स्टेज पर कह सकते हैं डिस्पर्स होता है, स्प्रेड होता है, वो हमें पता होना चाहिए. तो हमें उसके लिए पॉलिनेशन समझने के लिए पहले पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? स्फेरिकल होता है पॉलन ग्रेन. बाहर से बहुत ऑर्नामेंटल दिखता है, सजावटी दिखता है बहुत, क्योंकि बाहर से उसके ऊपर एक टफ कवरिंग होती है. तो आउटर लेयर इज वेरी टफ, बहुत ज्यादा टफ बनी हुई है, कांटेदार जैसी लगती है. किसकी बनी है? क्या मटेरियल होता है इसमें? हेल्प मी. पढ़ा होगा आपने. तो ये आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन क्या कहलाती है? स्पाइनी दिख रही है बहुत ज्यादा. इट इज, यू कैन सी इट इज वेरी स्पाइनी टाइप थिंग. एक्साइन इसको क्या बोलते हैं? आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज वेरी टफ, नोन एज एक्साइन. इनर लेयर, एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिनेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल
ऑर्गेनिक मटेरियल, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल याद करना है, 1 मार्क में आ सकता है कि व्हाट इज एंजाइम मेड ऑफ। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है, रिजर्व रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, तो उसको बचाने के लिए एंजाइम एक क्या सब्सटेंस फ्लोरोपोलिन की बनी हुई होती है, जो पीएच से, एंजाइम से, किसी चीज से, हीट से डिस्टर्ब नहीं होती। इन अंदर वाली इंजाइम कहलाती है। इंजाइम इज स्मूथ, स्मूथ होती है एंड कह सकते हैं मेड ऑफ कैलोज एंड पेक्टिन, कैलोज एंड पेक्टिन और सेलुलोज, सेलुलोज की भी बनी होती है। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स के मटेरियल हैं, इनसे इंटाइन बनी होती है अंदर की लेयर। अब इसके अंदर शुरुआत में एक ही न्यूक्लियस होता है और बड़े से वैक्यूल्स होते हैं, दो वैक्यूल्स होते हैं, 2 वैक्यूल्स एंड 1 न्यूक्लियस, सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसमें होता है। ये पॉलन ग्रेन है, तो इनसे गैमेट बनाने तो इससे हैप्लॉइड ही होना पड़ेगा, तो हैप्लॉइड होता है तो इसका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टॉपिक के अंदर हम इसे पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? तो मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है? जब ये डेवलप होता है तो इट विल डू व्हाट, ये दोनों वैक्यूल्स को क्या कर लेता है, फ्यूज कर लेता है, एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेता है और इसमें न्यूक्लियस में क्या कर लेता है, माइटोसिस कर लेता है, स्पिंडल एपरेटस बना के अपने आप को 2 बार डिवाइड कर लेता है। तो इट इज पहली बार जब डिवाइड करता है तो अंदर ही अंदर एक पतला सा तो एक किनारे पे स्पिंडल का एक न्यूक्लियस रह जाता है और एक बड़े से सेल में एक न्यूक्लियस रहता है, तो 2 सेल्ड कंडीशन हो जाती है। कैसी कंडीशन हो जाती है? 2 सेल्ड कंडीशन। एंजाइम वैसी की वैसी रहती है, एंजाइम वैसी की वैसी रहती है, पर ये कौन से सेल्स में 2 सेल कंडीशन में आ जाता है। अब 2 सेल कंडीशन इसकी है तो बड़े वाले सेल का क्या नाम है, छोटे वाले सेल का क्या नाम है, ये भी आपको याद रखना है, नोट्स में लिखना है डेवलपमेंट के वक्त। तो इसमें माइटोसिस हुआ है न्यूक्लियस में, माइटोसिस के बाद 2 सेल्स बने हैं, दोनों हैप्लॉइड है। बिगर वेजिटेटिव सेल, बिगर क्या है, क्या बोलते हैं, बिगर को क्या बोलते हैं, बिगर वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर जनरेटिव सेल। स्मॉलर सेल इज जनरेटिव सेल। तो ये याद होना चाहिए। ये डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन की हुई थी, तो माइटोसिस के बाद 2 सेल्स कौन से बनते हैं, ये बायो में पूछ सकते हैं एग्जामिनर। बिगर वेजिटेटिव सेल बन गया, स्मॉलर जनरेटिव सेल बन गया। अब मोस्ट ऑफ द 60% एंजियोस्पर्म में इसी फॉर्म में रिलीज होते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन जब होगी एंड फिर जब मैच्योर होगा तो 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल कंडीशन में pollens are released, means bigger vegetative cell and smaller generative cell. वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब बनाना, ट्यूब न्यूक्लियस इसके अंदर होता है और ये पॉलन ट्यूब बनाता है। क्या जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब। वेजिटेटिव सेल का काम है पॉलन ट्यूब बनाना, जो पॉलन ट्यूब पूरी स्टाइल में आएगी, फ्यूजन करवाएगी, तो दैट इज योर वेजिटेटिव सेल वर्क फंक्शन। ओके, और मैम आपकी वॉइस कट रही है। वेजिटेटिव सेल का क्या फंक्शन है, गैमेट्स क्या बनाएगा, मैम योर इज क्रैकिंग।